Yes, yesterday we were discussing this different kind of investor services. We talked about this new fund offer. What are the different aspects that we are covered under, or the regulatory requirements that are under new fund offer? So we discussed about these aspects. NFO open date, NFO close date, and scheme reopening date. So ये बहुत ही important होते हैं कोई भी fund के लिए. So for subscription, it is for 15 days, and allotments of units and refund of money should be done within 5 working days. Okay, now investment plans and services. So this is what we also discussed yesterday, that direct these three type of like funds we have discussed, like capital, we payout, reinvestment, and growth options. So this is the like comparative chart for both these three types of this one. Now dividend received at bank end, so it is only in the payout option. It is not for reinvestment option and growth option. Tax on dividend, yes, first you will have taxes because it will, yes, first one you get the dividend, second one you do not get the dividend, but at least you will be taxed. The scheme will be taxed. In the third growth option उसमें नहीं है क्योंकि that is not declared. Increase in number of units on account of reinvestment of dividend. तो second में क्योंकि वो reinvestment नहीं हो रहा है इसलिए आपका कोई यूनिट बढ़ता नहीं है. This income redistribution, इसमें reinvestment में आपका ये रहेंगे आपके NAV, सॉरी यूनिट इंक्रीज होंगे जो डिविडेंड अमाउंट होगा उसका वो लोग री इन्वेस्ट करेंगे. सो द कस्टमर्स और द इन्वेस्टर्स विल बी गेटिंग एडिशनल यूनिट्स, बट ग्रोथ ऑप्शन में भी वो नहीं होते हैं. पे आउट में एनएवी डिक्लाइन होता है क्योंकि ओवरऑल उनका जो एसेट्स होते हैं वो घटते हैं क्योंकि द डिविडेंड पोर्शन इज पास्ड ऑन टू द इन्वेस्टर्स. अगेन इसमें री इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइंस टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि क्या होता है उसमें भी आपका री इन्वेस्ट कर रहे हैं. दैट अमाउंट इज अगेन री इन्वेस्ट, दो इट्स अ गेन ऑन कैपिटल, बट ये मतलब मार्केट रिस्क के अंदर फिर चला जाता है. बिकॉज वाई, बिकॉज आपको जो डिविडेंड इनकम हो गया है आप फिर उसको री इन्वेस्ट करके रिस्क में डाल रहे हो, राइट. एंड हियर द एनएवी कैप्चर्स द पोर्टफोलियो चेंजेस एंटायर. इसमें क्या होता है ग्रोथ ऑप्शन में योर एंटायर NAV changes, or your like there is like change or positive change generally in the NAV because it ये जो composition रहेंगे पूरा फंड का ये चेंज होंगे. एंड अलॉटमेंट्स ऑफ यूनिट टू इन्वेस्टर, जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हो कोई फंड सब्सक्राइब करते हो तो आपको किस बेसिस पे ये यूनिट्स आपको अलॉट किए जाते हैं. फर्स्ट इज यूनिट्स इन एन NOV. NFO इज सोल्ड एट द फेस वैल्यू ऑफ 10. तो इनिशियल जो फंड होंगे न्यू फंड ऑफर में हमेशा आपका NAV जो रहेंगे फर्स्ट जो यूनिट्स रहेंगे दैट विल बी ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 10, राइट. सो ये फर्स्ट आपको कैलकुलेशन के लिए फॉर अकाउंटिंग प्रैक्टिस उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज करके फिक्स करते हैं. So the investment amount divided by 10 would be the number of units the investor has bought. तो आप अगर से 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हो डिवाइडेड बाय 10 तो आपको 100 यूनिट्स होता है. आप अगर से 10,000 करते हो तो आपको 1000 यूनिट होंगे, राइट. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, राइट. आपको जो यूनिट मिलेंगे वो इट विल बी डिवाइडेड बाय 10 और द इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिवाइडेड बाय 10. Subject to the receipt of specified minimum subscription amount of the scheme, full allotment is made to all valid application during the NFO. जो भी सब्सक्रिप्शन का डेट जैसे क्लोज डेट हो गया NFO उसके बाद जो भी मिनिमम स्पेसिफाइड सब्सक्रिप्शन अमाउंट होंगे उसके जो ये रहेंगे देन द फुल अलॉटमेंट इज मेड टू द वैलिड एप्लीकेशन रिसीव ड्यूरिंग NFO. आपका जो एप्लीकेशन रहेंगे व्हाट इन्फॉर्मेशन आपका जो केवाईसी वगैरह, अगर उसमें क्या होता है कई बार कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपका रिजेक्ट भी होते हैं, कुछ एप्लीकेशन सॉरी रिजेक्ट भी होते हैं, तो यहाँ पे जो वैलिड एप्लीकेशन होंगे उनको ही NFO या यूनिट्स अलॉट होते हैं. अलॉटमेंट इज कंप्लीटेड विद इन 5 बिजनेस डेज आफ्टर द क्लोजर ऑफ द NFO. So आपको 5 वर्किंग डेज में ही वो अलॉटमेंट कंप्लीट करना पड़ता है. लेकिन इफ इट्स ऑन गोइंग ऑफर दैट मींस एग्जिस्टिंग जो फंड रहेंगे, दैट मींस इट्स नॉट अ न्यू फंड, जो एग्जिस्टिंग फंड रहेंगे, द प्राइस एट व्हिच यूनिट्स आर सोल्ड टू एन इन्वेस्टर एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग सेल इन एन ओपन एंडेड स्कीम इज द सेल प्राइस व्हिच इन टर्न इज एप्लीकेबल इज द एप्लीकेबल NAV. दैट मींस इसमें क्या होंगे ऑनगोइंग ऑफर में होगा क्या द प्राइस एट व्हिच यूनिट्स आर सोल्ड टू एन दैट मींस जो भी प्राइस जब उस टाइम पे यूनिट का पर यूनिट का रहेंगे तो दैट विल बी द अमाउंट ऑफ यूनिट्स यू विल बी गेटिंग इन दैट फंड. दैट मींस व्हाट, आपको NFO में आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको टोटल अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करोगे डिवाइडेड बाय 10 विल बी द यूनिट्स दैट यू विल बी गेटिंग. दैट मींस आपका वो लगभग ये तय हो जाता है कि आपको कितने यूनिट्स मिलेंगे, बट और या फेस वैल्यू या प्राइस कितने होंगे. बट व्हेन इन एन ऑनगोइंग ऑफर दैट मींस जो एग्जिस्टिंग फंड रहेंगे क्योंकि उसमें क्या होगा उसका यूनिट्स का प्राइस बढ़ेंगे, राइट. सो प्राइस ऑफ द NAV विल बी चेंजिंग, राइट. सो दैट इज व्हाई it will be on the basis of what is the like NAV amount that is there, on the basis of that आपको allotment मिलेंगे. तो आप एग्जिस्टिंग फंड या ऑनगोइंग ऑफर्स में आप डिवाइडेड बाय 10 वाला ये नहीं कर सकते. बिकॉज व्हाई, बिकॉज उसमें आपका यूनिट्स का प्राइस या NAV इज ऑलरेडी इंक्रीज ओवर द टाइम. तो बोनस इशू में क्या होता है, तो बोनस मींस व्हाट, व्हेन सम एडिशनल यूनिट्स आर इशूड, राइट. सो एग्जिस्टिंग फंड में ये होता है, नॉट इन एन NFO. एग्जिस्टिंग फंड में काफी कई बार क्या स्कीम क्या करते हैं दैट दे इशू सम एडिशनल यूनिट्स. तो एक इन्वेस्टर को उसमें कुछ पेमेंट करना नहीं होता है, इट इज एज अ बोनस. जैसे हम लोग को ऐसे अगर व्हेन वी टॉक अबाउट बोनस,
राइट, सैलरी के साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है, यू डोंट डू एडिशनल वर्क फॉर दैट, राइट। सो बोनस इशू या बोनस यूनिट्स भी ठीक उसी तरह होता है। सो एक इन्वेस्टर को उसका एक ही होता है कि हाउ मच यूनिट्स यू आर होल्डिंग, राइट, उसके बेसिस पे आपका बोनस यूनिट इशू होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी फंड अगर ये कर सकता है कि 1:5, 1:5 मतलब क्या, कि आपको 1 यूनिट बोनस मिलेंगे अगर आपके पास 5 यूनिट है, तो अगर से आपके पास 50 यूनिट है तो आपको 10 यूनिट मिलेंगे, राइट। सो दैट इज द कैलकुलेशन। सो आपको इसमें क्या रहेगा, दैट योर नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यूर इशू होल्डिंग, आपको जो एग्जिस्टिंग अभी होल्ड कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको बोनस मिल रहा है, राइट। सो इट विल डिसाइड हाउ मेनी यूनिट्स यू आर होल्डिंग, दैट विल डिसाइड हाउ मेनी बोनस यूनिट्स यू विल बी गेटिंग, राइट। सो ये आपका रहेगा। देन यूनिट होल्डर इन्फॉर्मेशन, जो भी आपका इन्वेस्टर रहेंगे, जो यूनिट होल्डर रहेंगे, तो उसका आपको क्या क्या ये रहेंगे, इन्फॉर्मेटिव ये रहेंगे। इन्वेस्टर्स हैव द ऑप्शन टू इन्वेस्ट डायरेक्टली, दैट इज थ्रू डायरेक्ट प्लान और रूटिंग इन्वेस्टमेंट थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर। दैट मींस इसमें क्या रहेंगे, एक डायरेक्ट प्लान रहेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटर या रेगुलर प्लान रहेंगे। दैट मींस इफ योर इफ अ इन्वेस्टर, आप अगर डायरेक्ट से मार्केट में या डायरेक्ट ऑनलाइन खरीदते हैं, देन इट विल बी अ डायरेक्ट परचेज और इट्स अ डायरेक्ट प्लान। दैट मींस इसमें कोई इंटरमीडिएट या उनका मिडिलमैन नहीं है। बट इफ ए इन्वेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसमें क्या रहेगा, ये दिस विल बी कंसिडर्ड एज ए रेगुलर प्लान। दैट मींस यू आर यूजिंग और यू आर गोइंग थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कैन हैव अप टू 5 होल्डर्स। तो एक एक फंड के अंदर क्या हो सकता है, दैट यू मे हैव टोटल ऑफ 5 होल्डर्स, मतलब एक ही फंड के अंदर एक ही अकाउंट के थ्रू आप एटलीस्ट 3 होल्डर्स हो सकते हैं। ऑल 3 होल्डर्स मस्ट बी इन्वेस्टर्स एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। आप एलिजिबल, जैसे हम लोग का कि 18+ एज होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, केवाईसी नॉर्म्स आपको फॉलो करना, जो भी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें क्या रहेगा, दैट आपको जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट होंगे, तो यू कैन हैव अप टू 3 होल्डर, दैट मींस सिंगल होल्डिंग नहीं, अब डबल या ट्रिपल, जो आप हम लोग जनरली जॉइंट बोलते हैं, तो यू कैन हैव अप टू 3 यूनिट होल्डर्स टुगेदर इन अ पर्टिकुलर स्कीम। ऑल बेनिफिट्स of the investment such as dividend, redemption payment and tax benefit will go to the first holder, for that means easy calculation, right? तो easy assessment and calculation इसमें क्या होते हैं, that जो फर्स्ट होल्डर रहेंगे उसको ही डिविडेंड या रिडेम्पशन पेमेंट या टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। सपोज ईएलएसएस, राइट, ईएलएसएस स्कीम में आप कोई इन्वेस्ट करते हो, दैट टुगेदर आप 3 लोगों के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। यू हैव 3 लाइक होल्डर्स इन अ पर्टिकुलर स्कीम। उसमें अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए तो इसमें फर्स्ट होल्डर को ही मिलेंगे, तीनों को नहीं मिलेंगे, राइट। सो दैट टैक्स बेनिफिट विल बी गेटिंग बाय ओनली द फर्स्ट होल्डर। सिमिलरली जो डिविडेंड अमाउंट या जो आप रिडेम्पशन अमाउंट रहेंगे, उसको सिर्फ फर्स्ट होल्डर को ही मिलेंगे। देन एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय माइनर, दैट मींस कोई भी बिलो 18 एज का अगर होगा, तो ही और शी कैन नॉट डायरेक्टली इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। जो 18 ईयर्स के बिलो रहेंगे वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। इट इज डन थ्रू अ गार्जियन हु कंप्लाइज विद द केवाईसी एंड पैन रिक्वायरमेंट। तो जो उनका गार्जियन रहेंगे ऑन हिज और हर बिहाफ, उनका केवाईसी और पैन रिक्वायरमेंट होगा, उसके बाद ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट क्या है कि माइनर कैन नॉट डायरेक्टली इन्वेस्ट इन mutual fund, they will be through some guardian, right? So you can be the holder, but what happens that there will be a guardian on whose behalf you will be operating it or investing it. So similarly हम लोग का जैसे बैंक अकाउंट भी होता है, माइनर अकाउंट, राइट, उसमें एक जनरली गार्जियन होता है, तो इट विल नॉट बी ऑपरेटेड बाय द माइनर एलोन। तो इसमें सिर्फ माइनर ही ऑपरेट नहीं करेंगे, उसका एक सीनियर पेरेंट्स हो या गार्जियन हो जो उसको ऑन बिहाफ ऑपरेट करेंगे। Then mutual fund allows individual investors to register up to 5 bank accounts against the folio. तो आपका अगर जैसे म्यूचुअल फंड फॉलियो, दैट मींस यू हैव अ यूनिक नंबर, राइट, जिसमें आप कितने फंड या कितने ये कर सकते हो, अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। तो उसमें आपको अप टू 5 बैंक अकाउंट्स डाल के आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट मींस व्हाट, दैट यू कैन हैव 5 अकाउंट्स, अप टू 5 अकाउंट मैक्सिमम फॉर इन्वेस्टिंग और यूजिंग दैट फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड इनडायरेक्टली। दैट मींस एक फॉलियो अगर आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में एक फॉलियो इशू होता है, तो इसके साथ आप एटलीस्ट 5 बैंक अकाउंट रजिस्टर कर सकते हो। Mutual fund investors, who can become a mutual fund investor? Individual investors, इसमें क्या रहेंगे? So there are two kinds of investors, one is individual and one is institutional. So individual investor क्या होना चाहिए? He has to be an Indian adult individual, that means 18 plus, right? So you have to be 18 plus to be like investing in mutual fund. Second is there is a minor who is an below 18 years are not legally eligible to enter the contract. That means जो law of contract है हम लोग का, वो 18 years के बिलो के साथ आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड वैलिड। दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस, तो दे नीड टू इन्वेस्ट थ्रू देयर गार्जियन, दैट मींस वो डायरेक्टली नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं,
वो गार्जियन के थ्रू ही इन्वेस्ट कर सकता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, HUF जो बिजनेसेस होते हैं, द हेड ऑफ द फैमिली जिसको हम लोग कर्ता बोलते हैं, दे कैन इन्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली। दैट मीन्स वो HUF या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर आपको एक जो हेड ऑफ द फैमिली रहेंगे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉन रेसिडेंट इंडियन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसिडेंट अब्रॉड, दैट मीन जो अब्रॉड में रहेंगे, दे नीड टू प्रोवाइड देयर PIO, दैट मीन्स पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, और OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। आपको NRI या PIO जो पीपल बाहर रहते हैं तो इनको ये 2 कार्ड देने के बाद ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फॉरेन इन्वेस्टर्स दे कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड विद सेबी आफ्टर कंप्लीटिंग द KYC प्रोसेस। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं, बट देयर KYC रिक्वायरमेंट जो रहेंगे दैट विल बी स्लाइटली स्ट्रिक्टर, राइट। सो इसीलिए आप लोग का ये रहेंगे TDS, जो कल हम लोग ने पढ़ा था कि टैक्सेशन में क्या रहेंगे आपको, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए आपको TDS रहते हैं, राइट, ह्यूज TDS। व्हाई? बिकॉज क्योंकि वो लोग आपका इंडियन रेसिडेंट नहीं है। आज के दिन में अगर से वो टैक्स नहीं पे करते हैं, इट विल बी डिफिकल्ट। वो एक स्कीम के लिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बहुत मुश्किल होंगे कि उनसे आप टैक्स वसूल पाए, राइट। सो दैट इज व्हाई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स रहेंगे उनके लिए म्यूचुअल फंड गेन या डिविडेंड ये सब के साथ आपको टैक्स TDS में ही ये कर जाते हैं, इट विल बी deducted at source, right? So because what happened, the foreign nationals are not registered within India, so you cannot मतलब कैच होल्ड ऑफ देम, उनको टैक्स कंप्लायंस के लिए आप नहीं फोर्स कर सकते हो। तो ये मुसीबत ना है, इसीलिए ही वो TDS की तरफ से वो डिडक्ट किया जाता है बिफोर द फाइनल अमाउंट इज पास्ड ऑन टू दोस NRI, सॉरी फॉरेन नेशनल। Now for non-individual investor, that means institutional investors कौन-कौन हो सकता है? कंपनीज और कॉर्पोरेट बॉडीज, दैट मींस कोई भी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी या रेगुलर ट्रस्ट होते हैं वो कर सकते हैं। ट्रस्टीज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, लाइक कोई भी रिलीजियस प्लेस, दैट मींस मंदिर और चर्च और समथिंग, उनका जो ट्रस्ट होते हैं, दे कैन आल्सो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। इफ यू नो, like Tirupati, like Mandir Trust also have investments in mutual fund, right? Then you have partners or partnership funds, that means कोई भी partnership fund में भी ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ पीपल और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, दैट मींस अगर कोई एसोसिएशन है, कोई भी फॉर्मल एसोसिएशन, क्लब वगैरह, मेंबर्स जो रहेंगे व्हिच विल बी नीड टू बी रजिस्टर्ड वन, राइट, तो दे कैन इन्वेस्ट। बैंक्स इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल बैंक हो, एनी अदर फाइनेंशियल लाइक इंस्टीट्यूशन, लाइक से फॉर एग्जांपल हम लोग LIC को अगर देखते हैं, राइट, LIC इन्वेस्ट हेवीली इन म्यूचुअल फंड्स एंड इक्विटीज, बिकॉज व्हाई, उनके पास जो डिपॉजिट्स आते हैं, उनके पास जो पैसा आता है, दे आल्सो नीड टू लाइक क्रिएट वेल्थ फॉर द इन्वेस्टर, राइट। वो पैसे को ऐसे रख के अकाउंट में कुछ नहीं मिलेंगे उनको, सो दे आल्सो इन्वेस्ट देयर मनी इन इक्विटीज, दे आल्सो इन्वेस्ट देयर मनी इन म्यूचुअल फंड्स। तो ये जो कैटेगरी रहेंगे, जैसे LIC हो गया या कोई से आपको HDFC बैंक हो गया, दीज आर ऑल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इक्विटी मार्केट्स में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदर म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड विद सेबी, दैट मींस हम लोग जो एक कैटेगरी पढ़े थे, फंड ऑफ फंड, तो कोई भी एक म्यूचुअल फंड या AMC कंपनी दूसरे फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, दैट मींस FPI और FII जो होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बट फॉर देम यू नीड टू रजिस्टर विद सेबी, पहले सेबी के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन इन्वेस्ट। इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एजेंसीज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट मींस से फॉर एग्जांपल आज के दिन में अगर आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर हैज आल्सो इन्वेस्टेड इन इक्विटी मार्केट्स ऑफ इंडिया, राइट। HDFC बैंक हो गया आपका, ऐसे वन ऑफ द शेयर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट HDFC बैंक में आपका गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का भी इन्वेस्टमेंट है। सो दिस इज नथिंग बट इंटरनेशनल मल्टीलेटरल, दैट मींस वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको अलाउ करते हैं यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, तो दे आर कैन डू इट। सिमिलरली आपको जो नेवी, एयरफोर्स, आर्म फोर्सेस का रहेंगे, दे कैन आल्सो इन्वेस्ट, दैट इज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, कोई एक एम्प्लॉई या कोई एक आर्मी का जवान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बट एज ए होल्ड इंस्टीट्यूशन लाइक इंडियन आर्मी जो होंगे, दे कैन आल्सो इन्वेस्ट सम अमाउंट इन म्यूचुअल फंड, क्योंकि उनका से उनका कॉर्पस रहते हैं, बहुत ज्यादा फंड रहता है, जैसे ग्रेचुइटी का अमाउंट रह गया, ग्रुप इंश्योरेंस का अमाउंट रह गया, तो ये जो अमाउंट रहेंगे उससे वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज एंड एजुकेशनल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, साइंटिफिक एंड इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई भी आपका फॉरेन सॉरी कोई भी आपका यूनिवर्सिटी है जिनका पास फंड है, दे कैन आल्सो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, एंड ऑफ कोर्स दे विल नॉट इन्वेस्ट इन वेरी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड, क्योंकि उन लोग का क्या होता है, वो फंड के लिए बहुत ज्यादा व्हाट वी कॉल दे कैन वो क्वेश्चनेबल होते हैं, बट एज सच तो ये आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हुए जो म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के अंदर ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के अंदर इतने सारे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। Then you have financial transactions with mutual fund. So what kind of financial transactions can happen with mutual fund? Mutual fund में किस टाइप के ये आपका transactions रहते हैं? First is initial purchase of mutual fund units, जो first purchase रहेंगे, right? So it will include what fresh purchase or initial purchase of mutual fund in a scheme can be made in the through NF, right? So ये first रहेंगे, और even subsequently in a open ended scheme, जो open ended scheme रहेंगे उसमें आप भी initial purchase कर सकते हो। Then is that means what, आप अगर कोई नए फंड में पैसा डाल रहे हो, बिकॉज इट विल बी कंसिडर और इट विल बी कॉल्ड एज एन NFO। आप जो ऑनगोइंग है, राइट, ऑनगोइंग ऑफर जो रहेंगे, इफ यू
आज द फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट, आप फर्स्ट टाइम कोई फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज एन ऑनगोइंग ऑफर में, तो दैट इज ऑल्सो योर इनिशियल परचेज, राइट? सो दैट इज एन ओपन एंडेड स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम में क्या है कि आप कोई भी टाइम में एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हो, राइट? सो दोस कैन बी considered, or that purchase can be also considered as an initial purchase. Second is additional purchase. That means once an investor has a folio with a mutual fund, that means आपका investment already है mutual fund में, आपके against में एक folio issued है, then what subsequent investment in the same mutual fund do not call for the full application and document. So additional purchase में क्या होता है, जब आपका already investment है and you are investing some additional amount, right? So मेरा कोई एक फंड के अंदर आपका से 20,000 इन्वेस्टमेंट है, नाउ यू आर इन्वेस्टिंग अनदर 10,000, दोज आर एडिशनल परचेज। दैट मींस अबव, ओवर एंड अबव आपका जो एग्जिस्टिंग यूनिट्स है उसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट इज व्हाट एडिशनल परचेज मींस। Then repurchase of units. Now repurchase of units means what? It is indirectly, it means that you are selling it, right? So investor in an open-end fund scheme can offer the units for repurchase to the mutual fund. That means what? कि आपके पास से 1000 यूनिट है, आप उसको म्यूचुअल फंड कंपनी, दैट मींस द एएमसी को रीपर्चेज के लिए दे, दैट मींस मैं आपसे खरीदा था, आप उसको अभी रीपर्चेज कर लो। सो व्हाट हैपेंस हियर, तो आपको जिस एनएवी में आज के दिन में रहेंगे, तो दैट इज आपका, आपको वो अमाउंट मिलेंगे। दैट मींस इफ यू सी रीपर्चेज ऑफ यूनिट्स एंड रिडेम्पशन ऑफ यूनिट्स इज मोर लेस द सेम, राइट? इट्स द सेम थिंग, क्योंकि आपने जो परचेज किया था उसको अभी रीपर्चेज के लिए आपको वो ओरिजिनल सेलर को आप वापस कर रहे हो। सेम इज द रिडेम्पशन, दैट मींस आपका जो यूनिट इन्वेस्टेड है आपको आप रिडीम कर रहे हो, दैट मींस यू आर टेकिंग बैक द मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर। सो अल्टीमेटली बोथ ऑफ देम मींस द सेम थिंग। Then it is called switch. Another option is called a switch. Switch is the redemption from one scheme and the purchase into another combined into one transaction. That means what? इसमें क्या होता है, that आप रिडीम कर रहे हो, आप रीपर्चेज कर रहे हो, बट आप पैसा अपने अकाउंट में नहीं ला रहे हैं। दैट मींस व्हाट यू आर डूइंग, स्विच मींस व्हाट, आप एक फंड से दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करो। आई हैव टू सॉरी वी आर डिस्कसिंग। तो स्विच में क्या होगा कि आप एक फंड से पैसा निकाल के दूसरे फंड में तुरंत डाल रहे हो, दैट इज इन वन ट्रांजेक्शन। दैट मींस व्हाट, आपका जो ये अमाउंट रहेंगे वो आपका अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इट रिमेन्स विद द एएमसी ओनली। दैट मींस से आपका से एचडीएफसी कोई फंड नेम से ए से फंड नेम बी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, दैट मींस डाइवर्ट कर रहे हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप जो रिडेम कर रहे हैं, दैट मींस वो फर्स्ट फंड का जो यूनिट आपने रिडेम किया, वो जो पैसा मिला उसको आप नेक्स्ट यूनिट में रिडेम करो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, दैट द मनी इज नॉट कमिंग बैक टू योर बैंक अकाउंट, वो एएमसी में ही, मतलब वो एक से दूसरा इसमें रूट कर देंगे। सो दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर स्विच मीन। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए ये चार टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज इनिशियल परचेज, एडिशनल परचेज, रीपर्चेज दैट मींस सेलिंग, राइट, एंड स्विच दैट मींस फ्रॉम वन फंड टू अनदर फंड जब वो कर रहे हैं। देन पेमेंट मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड परचेजेस। ओके, सो इसमें क्या रहेगा, आपका पेमेंट का क्या क्या रहेंगे, व्हाट आर द पेमेंट ऑप्शन, यू कैन हैव इंटरनेट बैंकिंग। सो दीज आर, इफ यू नो, दीज आर ऑल कॉमन, ये सब जो आपका रहेंगे दीज आर कॉमन। इंटरनेट बैंकिंग, सो नेट बैंकिंग के थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन अनदर वे इज व्हाट, यूनिफाइड यूपीआई जो हम लोग का है, यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। थर्ड इज इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। तो ये एक्चुअली पॉपुलर है इक्विटी मार्केट के लिए ही। इक्विटी मार्केट में ये शेयर मार्केट के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म है, लोग को जानते हैं जो जनरली आईपीओ अप्लाई करते हैं। तो आईपीओ में क्या अप्लाई करते हैं कि आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो पहले से डिसाइडेड नहीं रहता है, राइट? तो इफ यू गेट इट, आपको अगर वो मिल जाता है, देन आपका अमाउंट वो निकाल लेते हैं। बट अगर जब तक आपका वो अलॉटमेंट नहीं होता है, तब तक क्या होता है, उस वैल्यू का अमाउंट आपका ब्लॉक कर देते हैं अकाउंट में। जैसे मैंने 10,000 का अप्लाई किया है, तो 10,000 मेरे अकाउंट से निकल नहीं जाएंगे, बट वो ब्लॉक कर देंगे। दैट मीन्स अब मैं उससे ट्रांजेक्ट नहीं कर सकता हूँ। दैट मीन्स आपका इनडायरेक्टली यूजेबल फंड जो रहेंगे उतना अमाउंट आपका रिड्यूस हो जाएंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एसबा जो हम लोग का ये कॉमन टर्म्स है फाइनेंशियल, मतलब फॉर स्पेशली इन इक्विटी मार्केट्स एंड आईपीओ में ये यूज होता है। ये सिमिलरली इन दिस एनएफओ एप्लीकेशन और म्यूचुअल फंड में भी आप एसबा के थ्रू भी कर सकते हैं। देन इज वन टाइम मैंडेट, जैसे हम लोग का कोई एक रिकरिंग इन्वेस्टमेंट होता है, जो हम लोग का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो बोलते हैं, ठीक उसी तरह इसमें आपका वन टाइम मैंडेट भी आप कर सकते हैं। फॉर वन टाइम यू आर अलाउिंग दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, आप बैंक का विड्रॉयल में या ट्रांजेक्शन फॉर्म के साथ ये वन टाइम मैंडेट कर सकते हैं। देन चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट, वेरी ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट और लाइक ट्रांजेक्शन, ये भी आप यूज कर सकते हैं। कैश में भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बट द ओनली रेस्ट्रिक्शन इज दैट कैश के अंदर आप कैश में भी एएमसी या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप डील कर सकते हो, लेकिन इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेंगे दैट हैज टू बी लेस देन 50,000 रुपीज। आप 50,000 से ज्यादा नहीं कर सकते। 50,000 फॉर वन पर्सन फॉर वन ईयर, राइट? ये चीज रहेगा कि आपको ऐसा नहीं कि वन टाइम 50,000 का ट्रांजेक्शन नहीं रहेंगे, आप पूरे साल भर में एक आदमी एक बार ही 50,000 या अप टू 50,000 कर सकते हो। दैट मीन्स आप अगर से एसआईपी भी करते हो कैश में, तो इसमें भी आपको अबव 50,000 आप नहीं जा सकते, राइट? सो ओवरऑल आपका 50,000 के अंदर ही आपको रखना होगा, राइट? सो कैश इज अलाउड, बट इफ यू सी कैश, चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट ये धीरे धीरे घटता जा रहा है, राइट? सो नाउ द डिजिटल पेमेंट्स आर पिकिंग अप। सो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो म्यूचुअल फंड में आज के दिन में होते हैं, तो मेजोरिटी ऑफ द जो ट्रांजेक्शन रहेंगे वो डिजिटल ट्रांजेक्शन ही रहते हैं।
Then KYC requirement for mutual fund investors. What? ये वन टाइम मैंडेट एक बार और बताइए क्या व्हाट इज वन टाइम मैंडेट? या वन टाइम मैंडेट मतलब क्या है, देखिए आप बैंक को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन नीड्स टू बी डन ओनली वंस, राइट? जैसे हम लोग का स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होता है, राइट? जैसे हर महीने से आप कोई भी एक रेकरिंग डिपॉजिट खोलते हैं, राइट? तो रेकरिंग डिपॉजिट में ये रहता है कि आपका हर महीने कोई एक तारीख को ये अमाउंट लाइक डिडक्ट कर। सिमिलरली वन टाइम का क्या होता है, दैट वो रेकरिंग नहीं होंगे, वो ये नहीं रहेंगे, बट से इट विल बी वन टाइम। से फॉर एग्जांपल आप ऐसा कर सकते हो कि कोई एक फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ कि हर फाइनेंशियल ईयर से 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, एंड इट विल आई गो एंड इन्वेस्ट ऑन दैट वन। सो मैं अभी से वो मैंडेट डाल दिया कि 1 तारीख को ये वाला पेमेंट करना है, राइट? सो यू हैव टू पे दैट, सो दैट्स अ वन टाइम मैंडेट। दैट मींस यू वांट टू, आपको वो ट्रांजेक्शन आप करना, वो इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, बट इट विल बी फॉर अ वन टाइम, नॉट अ रिकरिंग इन्वेस्टमेंट, नॉट अ रिकरिंग ट्रांजेक्शन, राइट? सो दैट इज वन टाइम मैंडेट। केवाईसी रिक्वायरमेंट फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स, केवाईसी रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेंगे? पैन कार्ड ऑफ कोर्स, परमानेंट अकाउंट नंबर का आपका जरूरत होंगे, विदाउट दिस यू कैन नॉट इन्वेस्ट। बट अगेन विदाउट पैन कार्ड भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इट इज स्टिल 50,000 ओनली, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपका एड्रेस प्रूफ जो आपका जनरल, ये आपका आधार कार्ड एंड ऑल दिस, ये जो ड्राइविंग लाइसेंस आपका, ये राशन बिल, बैंक पासबुक अकाउंट, ऑल दिस कैन बी यूज्ड एज प्रूफ ऑफ एड्रेस। नाउ सेंट्रलाइज केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी, नाउ म्यूचुअल फंड्स, एमफी एंड सेबी आप लोग को क्या कर रहे हैं, दे आर सेटिंग अप सेंट्रलाइज केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी। दैट मींस व्हाट, आपको जो अलग अलग म्यूचुअल फंड या अलग अलग इसके लिए अलग अलग केवाईसी देना पड़ रहा है, तो दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ सेंट्रलाइज केवाईसी। दैट मींस क्या होता है, आपको अगेंस्ट आपके कंज्यूमर्स के अगेंस्ट में या फोलियो के अगेंस्ट में सेंट्रलाइज एक केवाईसी प्रोसेसिंग होता है। तो क्या होता है इसमें आसानी, क्या होता है that the records will remain with the SEBI and these agencies, so whenever required they can retrieve it, उनको मिल सकते हैं वो। और एक कस्टमर को इन फ्यूचर, अभी तो ये पूरा फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है, या बिकॉज इट इज नॉट इन अ फुल फ्लेजेड मैनर इट इज डन, तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको बार बार केवाईसी देना नहीं पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग केवाईसी आपने कहीं पे दे दिया है, तो उसको आप कोई और फंड में या कोई एएमसी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो दैट विल बी ओनली कंसिडर्ड फॉर योर दिस वन, आपका वो केवाईसी के अंदर वो आएंगे। देन यू हैव केवाईसी थ्रू ई केवाईसी सर्विस ऑफ यूआईडीआई, जो हम लोग का आधार का जो इंस्टीट्यूशन है यूआईडीआई, तो उसके थ्रू भी आप ई केवाईसी सर्विसेज ले सकते हैं फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, राइट? बिकॉज दिस विल बी एन इजियर ऑप्शन, बिकॉज आपको ई केवाईसी करने का क्या रहेंगे, फिर आपको ये पेपर बेस्ड आपका जितना वो डॉक्यूमेंट साइनिंग एंड एवरीथिंग, ये वाला काम आपका घट जाएंगे। सो यू विल बी डूइंग लार्जली ऑनलाइन केवाईसी, जो आपका डिजिटल लॉकर वगैरह में जो आपका ऑप्शन ये रहेंगे, तो दोज थिंग्स कैन बी डन ऑनलाइन इटसेल्फ। सो गोइंग फॉरवर्ड, अभी तक तो स्टिल पेपर बेस्ड केवाईसी इज द मोस्ट लाइक दिस वन, अभी भी प्रैक्टिस में ज्यादा है, बट गोइंग अहेड हम लोग का ये केवाईसी जो फुलफिलमेंट रहेंगे, दैट विल बिकम मोर ऑफ अ ऑनलाइन एंड डिजिटल वन, आपको पेपर बेस्ड केवाईसी नहीं करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो इन एडिशन द इन्वेस्टर्स नीड नॉट हैव टू डू केवाईसी मल्टीपल टाइम। आपका अगर 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, आपको 10 केवाईसी अलग अलग नहीं देना है, तो सेंट्रलाइज केवाईसी इज ट्राइंग टू रिड्यूस दैट वन। सो इसका मेन मकसद क्या है, दैट सेंट्रलाइज केवाईसी एंड ई केवाईसी टू मेक इट मोर इन्वेस्टर फ्रेंडली, राइट? इन्वेस्टर फ्रेंडली होंगे क्योंकि उसमें प्रोसेस जो रहेंगे, उसका जो आपका डॉक्यूमेंटेशन या जो प्रोसेसिंग टाइम और ये सब जो रहेंगे, उसमें व्हाट ये कम हो जाएंगे, राइट? सो इट विल बी रिड्यूस्ड दिस वन फॉर व्हाट वी कॉल, जो आप इन्वेस्टर के लिए जो काम रहेंगे इन्वेस्टमेंट का, दैट विल बिकम मच इजियर, राइट? इट विल बी मच इजियर टू ओपन म्यूचुअल फंड और इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड विदाउट आपका जो ये केवाईसी एंड ये जो आपका जो हैसल रहते हैं या जो ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में प्रॉब्लम्स रहते हैं, ये आपका रिड्यूस्ड हो जाएंगे इन्वेस्टर के लिए। देन सिस्टमेटिक ट्रांजेक्शन जो हम लोग का, so systematic transaction means what? They allow investor to invest periodically as installments to suit their specific needs and goals, right? आपको rather than आप lump sum या one time payment आप जो करते हो, उसके अगेंस्ट में आप क्या करते हो, systematically, that means periodically या every month it will allow you to invest certain amount in the mutual fund. So first is most important is this systematic investment plan, SIP जो हम लोग का बोलते हैं। तो SIP means what? That the investor आपको क्या करेंगे, तो वन टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, राइट? तो वो मंथली एक स्मॉल अमाउंट में वो इन्वेस्ट करेंगे। एंड एसआईपी जो स्मॉल अमाउंट में कर सकते हैं, व्हाई? बिकॉज ये क्यों करते हैं एसआईपी, बिकॉज इट अलाउज पीपल विथ लो इनकम ऑल्सो टू पार्टिसिपेट। मतलब आप महीने का 500 रुपए दे रहे हो, 1000 रुपए दे रहे हो, तो एटलीस्ट व्हाट हैपेंस, उनका इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट रहेंगे या जो फंड रिक्वायर्ड रहेंगे, वो कम से कम में भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? सो दिस विल अलाउ द कस्टमर्स और मोर पीपल टू ब्रिंग इनटू म्यूचुअल फंड। जैसे हम लोग ने इनिशियल क्लासेस में पढ़ा है दैट कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट लोगों के अंदर कम है इंडिया में, या इक्विटी इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दिस विल अलाउ मोर पार्टिसिपेंट, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है, लोगों के पास पैसा कम है, क्योंकि वो छोटा सा अमाउंट से भी ये स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई एसआईपी इज पॉपुलर और गेनिंग पॉपुलैरिटी। एंड सिस्टमेटिक विड्रॉयल प्लान, इसमें ये ऑपोजिट है, राइट? सिस्टमेटिक विड्रॉयल प्लान दैट मींस आपने अमाउंट भले लमसम किया हो या एसआईपी अपने इन्वेस्ट किया हो, लेकिन जो पैसा आपको रिडेम्पशन या रीपर्चेस के थ्रू विड्रॉ करना है,
वो आप एक साथ लामसम निकाल सकते हो या आप SW के टाइप में भी निकाल सकते हो। सो SWP इज SIP हम लोग बहुत पॉपुलर है, राइट, दिस वर्ड इज नोन टू एवरीवन, हम लोग सभी को ये पता है, लेकिन SWP इज नॉट नोन, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो आपका अमाउंट से मेरा टोटल इन्वेस्ट किया था मैंने से 70,000, अभी मेरा वो बन गया है 1 लाख। नाउ व्हाट आई विल डू, आई कैन से दैट मुझे 10-10 हजार के 10 इंस्टॉलमेंट में उसको वापस लेना है, राइट, दैट इज SWP इन वेरी मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ। पर इसमें लेकिन क्या रहेंगे, जो एडिशनल अमाउंट आपका डिपॉजिट रहेंगे उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट या एनएवी का जो ये रहेंगे उसके बेसिस में मिलेंगे। दैट मीन्स ऑन टूडेज डेट अगर आप SWP स्टार्ट करते हैं, वो वैल्यूएशन आपका इन फ्यूचर चेंज होंगे, क्योंकि बिकॉज ये अमाउंट या जो आपका एनएवी टोटल रहेंगे दैट इज वॉलेटाइल, राइट। आपको आज के दिन में अगर आपका फंड से 90,000 है, कल उसको वो 85 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है। SWP में आपको मिलेंगे, लेकिन टोटल इंस्टॉलमेंट या कितना अमाउंट आपको मिलेंगे दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन फ्यूचर, बट यस आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो जितना आप SWP के अंदर जाएंगे, तो एटलीस्ट दे विल गिव यू अ कमिटमेंट कि हाँ इतने दिन तक यू विल बी गेटिंग सब्जेक्ट टू द फाइनल सेटलमेंट। देन यू हैव सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान। सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान इज रिलेटेड टू स्विच, राइट। सो स्विच में जैसे हम लोग एक स्कीम के अंदर दूसरा स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान टॉक्स अबाउट दैट हम लोग पूरा इन्वेस्टमेंट कोई और फंड या कोई इसमें नहीं डाल के आप सिंपल इंस्टॉलमेंट या पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप जा सकते हैं, राइट, दैट इज। बट SWP एंड STP आर कंपैरेटिवली लेस पॉपुलर, वो के लिए इसमें इतना मतलब जानकारी उसके बारे में कम है ज्यादा। बट SIP इज अ वेरी पॉपुलर, एंड आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे भी कि बहुत सारे लोग जो आपको मिलेंगे और जनरली मिडिल क्लास या जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स रहेंगे, तो दे विल बी प्रीफरिंग SIP रादर देन लमसम। लमसम अमाउंट से ज्यादा ये लोग SIP में इन्वेस्ट करना ज्यादा ये मानेंगे या वो करने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। देन यू हैव रिन्यूअल एंड कैंसिलेशन ऑफ SIP। आपने अगर SIP किए हैं तो आप कैंसिल या रिन्यू कर सकते हैं। दैट मीन्स रिन्यूअल एंड कैंसिलेशन में क्या है, रिन्यूअल मीन्स व्हाट, जैसे आप SIP मतलब इन्वेस्ट कर रहे थे बट बीच में आपने रोक दिया उसको, राइट, तो आपका वो बंद हो गया है, देन आपको फिर से चालू करना है, दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड रिन्यूअल। तो आपको उसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है, यू हैव टू अगेन गिव लाइक स्टेटमेंट एंड लाइक बैंक ऑर्डर्स एंड एवरीथिंग कि आप फिर से उसको चालू करेंगे। सो दैट इज द रिन्यूअल ऑफ SIP। एंड कैंसिलेशन मींस कंप्लीटली क्लोजिंग, दैट मींस जो मैंने इन्वेस्ट कर दिया वो हो गया, मतलब आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू हियर, दैट्स एन ऑफिशियली यू आर लाइक स्टॉपिंग योर इन्वेस्टमेंट देयर। तो उसमें आपका ये नहीं है कि व्हाटएवर अमाउंट आपका व्हाटएवर यूनिट आपको मिलेंगे दैट इज नॉट अ रीपर्चेज, दैट मींस आप कैंसिलेशन मतलब ये नहीं कि आपको वो अमाउंट विथड्रॉ कर देना है, आप ये कर रहे हो कि कैंसिलेशन में कि नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आप इन्वेस्ट नहीं करोगे उसमें, दैट मींस यू आर कैंसिलिंग दैट सिस्टेमेटिक ट्रांसफर, दैट मींस वो आप मंथ वाइज जो आप रेगुलर बैंक मैंडेट के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे थे वो आप नहीं करोगे, दैट इज ओनली द कैंसिलेशन मींस आप यूनिट जो आपके पास रहेंगे या जो इन्वेस्टमेंट आपका रहेंगे आप उस टाइम पे निकाल भी सकते हो, और इफ यू वांट टू स्टे फॉर लॉन्गर टाइम आप वो भी कर सकते हो। Okay, okay. Thank you. So tomorrow we'll meet at then 2 p.m. Okay, yeah, thank you all. Thank you.